Hello students, I welcome every one of you on my YouTube channel again. Today in this lecture, what we are going to cover is a poem which is composed by Charlotte Olson, and the name of the poem will be a photograph. Okay. The poem Photograph is written by Charlotte Olson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. See here, one situation in our life, all of us are going to face, and that is to lose our loved ones, है ना एक दिन हमारी ज़िंदगी में भी वो दिन आना है कि हमारे जो लव्ड वंस हैं, इवन हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे सिबलिंग्स हैं, हमारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो मान के चलो ये बात आपकी दैट वन डे वी आर गोइंग टू लूज देम। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास उनकी मेमोरीज बच जाती है। ठीक है, और मेमोरीज के अंदर भी हमारे पास क्या रहता है, एक तो फोटोग्राफ रहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे शर्लिट ओल्सन के साथ, दैट प्रेजेंटली शी इज हैविंग अ फोटोग्राफ और ऑफ हर मदर हियर, और ये जो फोटोग्राफ है वो एक कार्डबोर्ड पे लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले उस टाइम में फ्रेम्स वगैरह उतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, तो वो क्या करते थे कि एक कार्डबोर्ड जो होता था, ठीक है, उसके ऊपर उस फोटो को पेस्ट करके उस तरीके से इसको लगाते थे। और यहाँ पर इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो फोटो है उसके अंदर एक तो पोएट की मदर है, ठीक है, और साथ ही में उनके साथ यहाँ पर उनकी दो कजिन्स जो हैं, ठीक है, वो दोनों खड़ी हैं। ठीक है, और ये जो है एक बीच के ऊपर लिया गया फोटोग्राफ है, उनके अंकल ने ये फोटोग्राफ लिया था, जिसके अंदर ये काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, वो फोटोग्राफ था यहाँ पर शार्लेट ओल्सन मैम के हाथ में जब वो उस समय उसको देख रहे थे। ठीक है, और इस फोटोग्राफ को देखते हुए इस पोएम को कंपोज करा गया है। सो नाउ लेट्स लुक दैट व्हाट आर द थिंग्स विच are discussed here by Charlotte Olson, है ना। So firstly let us know about Charlotte Olson first, that who was she. Charlotte Olson was born on 20th May 1924 in Hanley-on-Thames, England, as the daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. इनके घर पे पैदा हुए थे शार्लेट ओल्सन. शी हैड अ ह्यूज पैशन ऑन राइटिंग एंड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर हु वाज अ राइटर टू. ये बात भी हमने देखी कि उनके फादर हैं वो भी एक राइटर थे. तो ये कह सकते हो आप कि उनके मन में जो एक ऑथर बनने का, एक पोएट बनने का जो ख्याल आया था, तो वो उनके घर से ही आया था, क्योंकि उनके घर के अंदर ही राइटर्स जो हैं वो मौजूद थे. सी सिक्योर्ड अ बीए ऑन लिटरेचर फ्रॉम ब्रोकनहर्स्ट. ब्रोकनहर्स्ट से उन्होंने क्या करा था, अपना बीए का डिग्री जो है वो उन्होंने लिया. और ये कॉलेज जो है वो लंदन के अंदर सिचुएटेड था. और 1953 के अंदर इन्होंने क्या करा, अपना बीएड जो है उसको कंप्लीट करा. और नेक्स्ट हम उनके बारे में देखते हैं कि शॉर्टली शी took writing as career but also served as the editor for many magazines in meantime. She married Alan Brown John on 6 February 1960. They had three children, Janet Sayers, Ian Tolson and Stephen Brown John. After 9 years they divorced on March 1969. ठीक है, उनकी मैरिज के बाद उनकी ज़िंदगी में एक सिचुएशन ये भी आती है कि उनको हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ था उनका, और इसके बाद उन्होंने एज अ सिंगल पेरेंट जो है वो अपने बच्चों का ब्रिंगिंग अप जो है वो उन्होंने करा था. Celtic Christianity influenced her greatly, that most of her major works like Celtic Alternative in 1987 and Celtic Year in 1993 were on that topic, but these works indeed made her more famous. ठीक है, तो कैल्टिक राइटिंग जो है उनकी तरफ भी उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा था. और अल्टीमेटली ये भी देखा हमने शार्लेट ओल्सन की लाइफ के अंदर, दैट वॉट एवर द इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड कंपोजिशंस ही मेड were all about the Celtic year, Celtic alternative. So these were the main works. Okay, so now that was all what we needed to know about Charlotte Olson. Now let's come on the poem, and these are the starting line of the poem. A photograph, lesson and explanation. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands. ठीक है, ये यहाँ पर हम देखते हैं कि द कार्डबोर्ड शोज मीन्स, फिलहाल जिस समय ये पोएम जो है वो लिखी जा रही है उस समय एक कार्डबोर्ड के अंदर कौन है, उनकी माँ है, और उनकी माँ के साथ ही यहाँ पर उनकी दो कजिन्स है. ठीक है, और ये दोनों जो हैं इन्होंने हाथ पकड़ रखा है किसका, मदर का, पोएट के मदर का. ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर इनकी कजिन हो गई.
एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और ये फोटोग्राफ जिस समय लिया गया था उस समय पोएट की मदर की एज जो है वो कितनी थी, 12 years और सो, उसके आसपास ही होगी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर एक आपका डिफिकल्ट वर्ड के अंदर सिर्फ एक पैडलिंग ही अपन को नजर आता है, वैसे काफी इजी है। इसका मीन होता है वॉकिंग, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे थे उस समय, उस बीच के ऊपर वॉक ले रहे थे। एंड तभी क्या हुआ, अंकल ने उनका एक फोटोग्राफ लिया और उस फोटोग्राफ के अंदर जो पोएट है उनकी मदर और साथ ही में उनके दो कजिन्स जो है, कजिन सिस्टर थी, वो यहाँ पर इसके अंदर हमको नजर आती है। सो वंस अगेन लेट्स रीड दिस लाइंस। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड में उनको दिख रहा था किस तरीके से आखिर ये था। व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वैंट पेडलिंग, जिस समय दो कजिन गर्ल्स उनकी माँ की है ना, वो वहां पर उनके साथ जा रही थी। ईच वन वो होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। दोनों ने क्या कर रखा था, उनकी मदर का हाथ पकड़ रखा था। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, और उनकी एज उस समय कितनी थी, 12 years के आसपास थी। ओके, नाउ इट इज सेकेंड स्टेंजा हियर। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हायर एट द अंकल विद द कैमरा, ठीक है। तो ये आप ये कह सकते हो कि वो जो तीनों लड़कियां वहां पे खड़ी थी वो एक पोज देने के लिए उन्होंने क्या बोला था, अंकल ने बोला स्माइल प्लीज, तो वो वहां पे हंस रही थी। और ये इनका यहाँ पर फेस के अंदर एक चीज आप देखोगे, जिस समय ये यहाँ पर हंस रही थी तो क्या हो रहा था, इनके जो बाल हैं, ठीक है, वो उनके चेहरे पर आ रहे थे थोड़े हल्के हल्के, ठीक है। एज स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। और यहाँ पर पोएट ने ये ऑब्जर्व करा कि उनकी माँ जो है वो बचपन में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उनका फेस जो है वो काफ़ी स्वीट था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये तब की बात है जिस समय पोएट पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और इसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी माँ को कंपेयर करते हैं उस सी से, ठीक है, जिस बीच के ऊपर वो खड़े थे। और आज भी उस सी के अंदर किसी भी तरीके का चेंज जो है वो नज़र नहीं आता। बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द मदर ऑफ द पोएट, now she is no more, and many of the things, her life and her mottos completely changed। सब कुछ यहाँ पर उनकी माँ के बारे में चेंज हो गया, बट जो सी जो है वो आज भी बिल्कुल चेंजलेस है, ठीक है। तो ये चीज अपन देखते हैं कि नेचर जो है वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ह्यूमन बींग्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और ये जो सी जो है वो क्या कर रहा था, वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट का मीन्स क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि आप जानते हो जैसे कि मानो बचपन के आपके जो पाव हैं जो काफ़ी ज़्यादा हल्के रहते हैं, इनसे आप काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, खेल कूद सकते हो, वो एक जब पर्टिकुलर टाइम के बाद कहीं ना कहीं पर वैसे पाव जो है वो नहीं रहते, हमको थकान महसूस होती है, एक तरीके का पेन जो है वो फील होता है अपने फीट्स के अंदर भी। बट जो सी है वो बिल्कुल ही चेंजलेस है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बट ये जो ट्रांजिएंट फिट है, मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए उनको मिले थे, वो अब कहीं ना कहीं पर वैसे नहीं रहे। और उस समय वो जो सी है वो क्या कर रहा था, इट वॉज वॉशिंग द फीट, द ट्रांजिएंट फीट ऑफ हर मदर। तो इतना यहाँ पर हमने देखा। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं अपन, लाइन 10 to 13। सम 20 or 30 years लेटर, इसके बाद ये जो फोटोग्राफ लिया गया था उसके ठीक 20-30 years के बाद अपन देखेंगे, शुड लॉफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मीन्स फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ उस समय उनके अंकल ने लिया था बीच के ऊपर, उस फोटोग्राफ, उस स्नैपशॉट की तरफ देखकर उनकी माँ जो है वो खुद हंसेगी। सी बैटी एंड डॉली शुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। और वो यहाँ पर क्या करेगी, उन the approximate after 20 or 30 years, when she will have again a glance of this स्नैपशॉट और फोटोग्राफ, तो वो खुद कहेंगे कि देखो बेटी एंड डॉली जो है उनको देखो किस तरीके से उनको ड्रेस अप करा गया था उस फोटोग्राफ के लिए, ठीक है। द सी हॉलीडे, हम बात करें अगर सी हॉलीडे की, जो क्या है, वॉज अर पास्ट, वो अब क्या रहा है, उनका पास्ट रहा है। अब कहीं ना कहीं पर वैसे दिन जो है वो वापस उनकी लाइफ के अंदर आने वाले नहीं है। बोथ राय विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, ठीक है। अब दोनों की लाइफ के अंदर एक चीज नजर आती है कि राय का मीन्स क्या होता है, मोक करना, उसके ऊपर मतलब मजाक की तरह बात करना, ठीक है। लेकिन अब अगर हम प्रेजेंटली अगर उन बातों को अगर देखें तो फिर वो बातें अगर आप सुनोगे भी सही, कि कभी माँ जो है वो इतना खुश हुआ करती थी, उन्होंने हमारे साथ इतना लंबा समय निकाला है, तो हम अगर कभी उस बात के ऊपर हंसेंगे भी सही। तो भी लेबर्ड ईज, देखो लेबर्ड का मीन्स क्या होता है, हार्ड वर्क, ठीक है। और ईज का मीन क्या होता है, कोई चीज़ जो आसान है। मतलब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इनको एक साथ एक ही जगह पे यूज करा गया, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर
फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा गया है। और ये जो सी हॉलिडे है वो अब उनका पास्ट है। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। उनकी जो उस फोटोग्राफ के अंदर हंसी है ना, वो भी क्या है, उनका एक पास्ट है। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और कहीं ना कहीं पर हम दोनों इस बात के ऊपर हंसते हैं, और वो भी लेबर्ड ईज है ना। मतलब वो इतना आसानी से हम हंस रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आसानी ना छुपी होकर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है हमको वो हंसने के लिए भी वहाँ पे, क्योंकि आज रियलिटी बहुत हद तक डिफरेंट है, ठीक है। लास्ट लाइन यहाँ पर इसकी हम देखते हैं। नाउ शी इज बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब उनकी डेथ हो गई है, और उनकी डेथ हुई है उतनी ही साल हो गए उनकी डेथ हुई है जितने साल की वो उस फोटोग्राफ के अंदर थी। मीन्स प्रेजेंटली पोएट की माँ जो है उनकी डेथ हुए कितना टाइम हो गया, 12 ईयर्स। और जिस समय वो फोटोग्राफ लिया था उस समय भी माँ की एज कितनी थी, 12 ईयर्स ही थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और आज इस सर्कमस्टांसेस के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इट साइलेंसेस साइलेंसेस, अब हर जगह पर कहीं ना कहीं पर एक डीप साइलेंस जो है वो छाया हुआ है, ठीक है। ये बात जो है यहाँ पर ये पोएट बताती हैं थ्रू दिस पोएम। और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। Okay, now let's see the literacy devices which are used here in this poem. Uh, First one is the alliteration. What is alliteration? Repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive words. The instances of alliteration in the poem are as follows, ठीक है। नाउ लेट्स लुक दैट व्हाट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मीन्स क्या होता है, जिस समय दो कॉन्सोनेंट साउंड हैं वो किसी एक फ्रेज के अंदर और किसी लाइन के अंदर हमको अगर बार बार देखने को मिलते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ देखना आप, स्टूड स्टिल बिगिनिंग के अंदर आप देखोगे एस जो है, और यहाँ पर भी क्या है, एस। सो हियर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। सेकंड, थ्रू देयर, सो हियर टी एंड टी, सो इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ alliteration. My mother's, here you can observe m and m, and here terribly transient, so here you can again observe t and t are here. Silences silences, ठीक है। यहाँ पर एक और भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द रिपीटेशन, वेयर टू वर्ड्स एंड टू phrases आर being repeated, so that will be called repetition. Next one is the oxymoron, where what I have already told you in the poem, a term which contradicts itself, एक ऐसी टर्म जो अपने आप में कॉन्ट्रेडिक्टरी हो, मतलब विरोधाभास हो हमको, है ना। लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मीन हार्ड वर्क होता है, और ईज का मतलब बड़ी आसानी से, तो आसानी से हार्ड वर्क कर लेना। सो हियर again it is an example of oxymoron. And last one is the epithet. Epithet means a phrase expressing a quality of a person or something. When some words or some phrase are expressing the qualities of any other person or any other thing, that will be called epithet. And here you can see transient, terribly transient, ठीक है। तो यहाँ पर here these two terms are expressing the qualities of the feet, so these two words will be called epithet. Okay, so इतना आपको यहाँ पर epithet के बारे में जानना है। So now let's come on the summary of the poem. What we have observed here is the poem is a tribute to the poet's mother, है ना। ये बात हम देखते हैं कि poem जो है वो tribute है poet की mother के लिए। She is looking at an old photograph of her mother which has अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड, जहां पर हमने क्या देखा है, कार्डबोर्ड की फ्रेम के ऊपर उनकी माँ का फोटोग्राफ बना हुआ है। द पिक्चर हैज थ्री गर्ल्स इन विच द मिडल वन इज द ओल्डेस्ट एंड टॉलेस्ट, एंड शी इज द मदर ऑफ द पोएट। इट इज हर मदर व्हेन शी वाज 12 years old or so. Beside her on both sides are her two cousins. इतना हमने पढ़ा था कि दोनों cousins जो हैं वो उनके साइड में खड़ी हैं, and they were holding the hands of her mother, Patty and Dolly, who are holding her hands and are younger than her, और वो उनसे थोड़ी छोटी है उम्र में, ठीक है। They went for paddling on a beach holiday. Her uncle took the photograph. Then the poet could not help but notice her mother's sweet face. The sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same. उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इंसानों के अंदर तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो इस समय के अंदर आ गए, बट जो सी है वहाँ पर आज भी किसी भी तरीके का चेंज
ऑब्जर्व नहीं करा गया है। After 20-30 years, her mother would laugh at the photograph. She would make the poet look at the photograph. वो 20-30 सालों के बाद एक समय ऐसा आएगा, then her mother will ask poet that look at this photograph and look at Betty and Dolly and myself, how we were being dressed for photograph and how we were asked to pose, है ना। इन सारी चीज़ों के लिए माँ भी उस पर्टिकुलर लंबे टाइम के बाद हंसेगी और ये सारी बातें जो है वो पोएट को बताएगी। सो एक अच्छे मोमेंट्स को यहाँ पे याद करने की कोशिश करती है पोएट, एंड प्रेजेंटली दीज ऑल मोमेंट्स हैव बिकम द मेमोरीज। अब चाह के भी उनकी माँ जो है वो उनके साथ कभी नहीं आ सकती है। वाइल अ लाफ लव वाज पोएट्स फेवरेट मेमोरी, both of them lost something which they cherished a lot and yet cannot leave that moment again। उन दोनों ने कहीं ना कहीं पर एक ने एक ऐसी चीज को खोया था जो उनको बहुत ज्यादा प्यारी थी, बट टुडे even after wanting they cannot get those all things, those sweet moments were memories now। Now the poet's mother had been dead for past 12 years, which is the same number of as of her age when the photograph was taken back then। she cannot express the grief that she has from her mother's absence। ठीक है, आज भी उनको वो ग्रीफ है कि अपनी माँ को खोया है, तो जब भी वो अपनी माँ को याद करती है तो उस समय वो ग्रीफ जो है वो बिल्कुल सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, एंड दिस थिंग, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, हम सबके साथ ये चीज़ होनी है। इट इज़ अ हार्श रियलिटी विच वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वन डे वी आर गोइंग टू लूज आवर पेरेंट्स, वन डे वी आर गोइंग टू लूज आवर फ्रेंड्स। हम अकेले ही आए थे दुनिया में और हमको अकेले ही जाना है यहाँ से, ये बात रियलिटी है और इसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन ठीक है, जितने भी दिन हम अपनों के साथ रहें तब तक उन पलों को बहुत अच्छे से जिए हम, और जितना हो सके उतना हम उन पलों के अंदर इंजॉय करें, बिकॉज वी डोंट नो कौन इंसान जो है वो कितने सालों तक जीने वाला है, हम किसी के साथ कितने टाइम तक और हैं, इस बात का भी कोई भी अश्योरिटी जो है वो अपन को नज़र नहीं आती है। सो लीव योर लाइफ विद एंजॉय, और जिन पलों के अंदर आप जिए उनको बेहतरी से जिए, यही लाइफ को जीने का एक बहुत अच्छा फंडा है। इसके अलावा आपके पास और कई सारे, ठीक है, हम एक तरीके से पर्स जिसको मुखौटा कहते हैं अपने चेहरे के ऊपर वो लगा के ना घूमें, और हम जैसे हैं वैसे लोगों के सामने पेश आएँ, है ना। क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हो सकता है आज हम जिस इंसान के साथ अभी बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक आपके पास कोई हो, भगवान, ठीक है, मैं ये ऐसा कभी नहीं कहना चाहूँगा, बट इवन आफ्टर मे बी पॉसिबल कि आप कुछ समय के बाद उनके साथ ना रहें या फिर आप खुद ना रहें, तो कुछ भी पॉसिबल है ना। एक डेथ जो है वो इटर्नल है, ठीक है, ये एक ना एक दिन आनी है, बट कब आनी है इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा पोएम, काफ़ी डीप मीनिंग है। वीडियो के अंदर मैंने जितना हो सके उतना आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है। इवन आफ्टर इफ यू वुड हैव एनी शॉर्ट ऑफ डाउट देन कॉन्टेक्ट मी, my numbers and even my contacts on of Facebook and Instagram are on the scrolling word, so you can check that. Okay, so thank you, and once again I would like to request you that if you have liked this video and the explanation of the poem आपको लगता है कि आपको समझ में आया है, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये चीज़ जो है वो पहुंच पाए। थैंक यू सो मच अगेन।